नाजरीन, भारत का एक खुफिया एटमी प्रोग्राम और वो एक गुमनाम चाय का सौदागर जो भारत के एटमी प्रोग्राम के मुकम्मल नक्शे, हुज्जम और ताकत की तफसीलात ले उड़ा और आते आते गोरखपुर का भारतीय हवाई अड्डा भी तबाह बर्बाद कर डाला। इस तनहा मुजाहिद की रूहानी ताकत का अंदाजा कोई पाकिस्तानी सियासतदान लगा सकता है और ना ही इंडियन डायरेक्टर्स इस रूहानी वजदानी कैफियत को समझ सकते हैं जो एक ISI के मुजाहिद को खतरात की दुनिया में अता गहराई तक ले जाती है। कहने को तो मुसाद और CIA के एजेंट भी दुनिया में जाने माने हैं, लेकिन जो ताकत गजनवी के बेटे और कासिम के जानशीनों में है, जिन पर बराह रास्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का फैज है, जो सोच के वली और करदार के गाजी हैं, दुनिया में कौन है जो इनकी प्लानिंग, तरीका जंग और सलीका गुफ्तगू में इन्हें मात दे सके। और इन्हीं अल्लाह के शेरों में से एक थे सैयद सलीम अब्बास, जिनका भारतीय मिशन में नाम था विनोद चोपड़ा। नाजरीन, किस तरह ये बज़ाहिर चाय का सौदागर हकीकत में ISI एजेंट भारतीय आर्मी के अंदर तक घुसा और भारतीय एटमी प्रोग्राम के नक्शे तक ले उड़ा। आज हम अपने चैनल पर सैयद सलीम अब्बास की बतौर ISI एजेंट भारत में इनके किरदार पर गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हाफिज आयान और आप देख रहे हैं Info 56 यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 1971 की पाक भारत जंग, जिसके बारे में रूसी खुफिया एजेंसी के GB के साबका चीफ ने कहा था कि शायद पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन हमने अच्छा लिखने और बोलने वालों की एक फौज तैयार की और हमने भारत के हक में ये जंग जीत ली। नाजरीन, 1971 90,000 पाकिस्तानी फौज 1000 साल तक हमारी कमी रहने वाले हिंदू के सामने हथियार डाल चुकी थी। ये मंजर किसी भी गैरतमंद पाकिस्तानी के लिए मौत जैसा दर्दनाक मंजर था। नाजरीन, इस दर्दनाक खबर को सुनने के बाद तरबेला डैम पर बतौर असिस्टेंट ऑफिसर काम करने वाले सलीम अब्बास नामी नौजवान ने खुदकुशी का इरादा किया और एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल खड़ा हुआ। इसका कलेजा सिर्फ इस बात पर फट रहा था कि 1000 साल तक मोहम्मद बिन कासिम से टीपू तक हमने इस्लाम की अजमत का झंडा नहीं गिरने दिया, भले ही हमारी हुकूमतों की नवैयत कैसी भी रही हो, लेकिन जब बात हम पर आई तो हमने इस्लाम और मिल्लत की अजमत और हुर्मत इस हिंदू के कदमों में रख छोड़ी जो छोटी छोटी बेजरर चीजों से डर जाता है। और हम तौहीद के पासबान, न डर बेखौफ सिपाही और एक खुदा के सामने झुकने वाले एक बुज़दिल हिंदू कौम के सामने 1971 की जंग में हार गए, इनके सामने झुक गए। आखिर क्यों? इसका अजाला कैसे मुमकिन है? नाजरीन, फाइनली इन्होंने किसी ट्रक के नीचे आकर मरने की बजाय दुश्मन से टकरा कर शहादत पाने को तरजीह दी। बस यहीं से इस गुमनाम हीरो की तहलका खेज दास्तान शुरू होती है। दोस्तों, तरबेला डैम पर ईंटें सरिया गिनने वाला ये नौजवान अब ISI के खुफिया ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनर्स को हैरान कर रहा था। वो जैसे पैदाइशी तौर पर ही तबाहकुन जासूस साबित हो रहा था। नाजरीन, सितंबर 1971 बॉर्डर क्रॉस करते ही वो एक मुकम्मल हिंदू ताजर का रूप धार चुका था। विनोद चोपड़ा, असल नाम सैयद सलीम अब्बास, मशरकी पाकिस्तान से निहायत उम्दा, खुशबूदार और जायके से भरपूर चाय भारत को इंपोर्ट करते और वहाँ की लोकल मार्केट में इसे सस्ते दामों फरोख्त कर देते। यानी वो मुकम्मल तौर पर इंडिया में चाय के ताजर के तौर पर मुतारफ हुए थे। अब आर्मी का मसला ये है कि ये लोकल मंडी से खुराक नहीं खरीदती, ये खुराक के बड़े बड़े ताजरों से सप्लाई डील करती है। ताजरों का लाइसेंस बनता है। यूं खुराक के ताजर मामूली चेकिंग के बाद किसी भी जिले की छावनी में आ जा सकते हैं। दोस्तों, सैयद सलीम अब्बास ने बहुत सोच समझकर इस बिजनेस का इंतखाब किया था। वो जानबूझकर छावनी के इलाके में चाय सप्लाई करते, खसूसन इन होटल्स को मजीद सस्ते दामों में चाय फरोख्त करते, जहां से अक्सर भारतीय आर्मी के ऑफिसर्स गुजरते हुए शराब या प्राइवेटली चाय पीते थे। यूं सैयद सलीम अब्बास की चाय की धूम भारतीय छावनियों के अंदर तक जा पहुंची। सैयद सलीम अब्बास की प्लानिंग बहुत ही शानदार थी। वो अमूमन चाय इस वक्त सप्लाई करते जब
जब कोई ना कोई भारतीय ऑफिसर होटल में मौजूद होता था। अब भारतीय आर्मी हो या वहाँ के सिविलियंस, शराब, औरत, इश्क और बेवफाई, सबकी सोचों का महवर बस यही चंद चीजें हैं। और सैयद सलीम अब्बास इन चार चीजों पर ऐसी गुफ्तगू का फन जानते थे कि होटल पर अक्सर आने वाले फौजी ऑफिसर्स को इनका मदाह होने में ज्यादा देर ना लगी। यूं पहली बार वो डायरेक्ट भारतीय आर्मी के कांटेक्ट में आए। आर्मी के ऑफिसर्स के साथ दोस्ती का फायदा ये हुआ कि इन्हें एक काबिले इत्माद ताजिर की हैसियत से भारतीय छावनियों में चाय सप्लाई करने का लाइसेंस मिल गया। नाज़रीन इकराम, यूं एक तरफ सैयद सलीम अब्बास उर्फ विनोद चोपड़ा को आला हकाम से मिल बैठने का मौका मिलने लगा, दूसरी तरफ सरहदी इलाकों से अंदरून भारत लौटने वाली आर्मी की टोलियों से बॉर्डर्स पर भारतीय एक्टिविटी और दीगर हसास मामलात की मालूमात मिलने लगी। बजाते खुद छावनियों के अंदर किस किस्म का असला और एम्युनिशन मौजूद था, इसके अलावा एक मशरकी पाकिस्तान किस कदर बुज़दिल होता है और नफ्सियाती तौर पर कितना तकसीम शुदा होता है, सैयद सलीम अब्बास ने इस चीज का भारतीय आर्मी में रहकर खूब मुशाहदा किया। नाज़रीन इकराम, सैयद सलीम अब्बास जिंदा वतन वापस लौटने के लिए नहीं गए थे। यही वजह थी कि बहुत जल्द इनके याराने भारतीय खुफिया एजेंसियों से जा मिले और अहम दफातर के क्लर्क और ऑफिसर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनके लिए काम करने लगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इसी दौरान इन्हें पाकिस्तान से इत्तला मिली कि हमें शक है कि भारत खुफिया तौर पर एटमी प्रोग्राम पर काम कर रहा है, हमें जल्द अज जल्द इस बारे में एक मुसद्दका रिपोर्ट चाहिए। सैयद सलीम अब्बास अब भारतीय आर्मी में अपने ताल्लुकात इतने गहरे कर चुके थे कि वो एक चाय के ताजर से ज्यादा एक महबूब इंसान के तौर पर भारतीय आर्मी में मकबूल थे। इनकी मकबूलियत और असर रसूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक भारतीय खुफिया एजेंसी DMI ने इनकी जासूसी की और कुछ पूछ-गुछ के लिए इन्हें बुलाया तो जवाबन सैयद सलीम अब्बास ने जब अपने ताल्लुकात गिनवाए और मुतलका हकाम को शिकायत लगाने की धमकी दी तो DMI के एहलकार पांव पकड़ने लगे और मिन्नतें करने लगे कि प्लीज आप बात को यहीं खत्म कर दें, हम फलां ऑफिसर्स के कहने पर आपके पीछे आए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सैयद सलीम अब्बास और भारतीय एटमी प्रोग्राम का डाटा बमा ओरिजिनल फाइल्स के कैसे पाकिस्तान पहुंचा, अब आते हैं इस तरफ। दोस्तों, दरअसल जब पाकिस्तान से भारत के एटमी प्रोग्राम के हवाले से शुबे का इजहार किया गया, एन उसी वक्त सैयद सलीम अब्बास ने भी नोट किया कि इनके करीबी दोस्त कर्नल मेजर हज़रात आजकल अक्सर बहुत फिक्रमंद और मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन इनकी मसरूफियत की कहानी अंधेरे में थी। और ऐसे ही वक्त में एक बहुत बड़े भारतीय बिल्डर्स ठेकेदार की रिकॉर्डिंग सैयद सलीम अब्बास तक पहुंची, जिसमें आर्मी और खुफिया एजेंसी के लोग इससे बिल्डिंग के मटेरियल और डिजाइन के हवाले से बात कर रहे थे और इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि अगर तुम्हें ये ठेका चाहिए तो हमारा हिस्सा कितना रखोगे। यानी ये ओवरऑल एक गैर सरकारी और चोर मीटिंग थी, यानी करप्शन आप कह सकते हैं। अब बिल्डिंग के मटेरियल, डिजाइन और लोकेशन तीनों से कंफर्म हो गया कि भारत किस किस्म के खुफिया मंसूबे और कहां पर काम कर रहा है। अब चैलेंज ये था, इस मंसूबे में भारतीय एटम बम की ताकत क्या होगी, इसे बनाने में किस किस्म का मवाद और कहां से सप्लाई होगा, भारत को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार देने के लिए वो ऑफिशियल फाइल कहां पड़ी है जिन पर भारतीय सरकार के मंसूबे को लेकर दस्तखत मौजूद थे। आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना मुश्किल तरीन काम था, लेकिन सैयद सलीम अब्बास अपनी प्लानिंग और जांबाजी में कोई सानी नहीं रखते थे। इन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसियों को वहां से नकब लगाई जहां से इन्होंने कभी सोचा भी न था। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, भारतीय एजेंसीज के खुफिया खानों से ओरिजिनल फाइल्स का बंडल जब सैयद सलीम अब्बास के हाथ लगा तो इसमें सिर्फ भारतीय एटमी प्रोग्राम के सबूत ही नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान में सरगर्म भारतीय एजेंसीज के 600 लोगों के असल नाम और पाकिस्तानी पहचान धरी थी। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा वो पाकिस्तानी जो भारत के लिए काम कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इनकी तादाद 3000 से ज्यादा थी, जिनका डाटा इन फाइल्स के अंदर मौजूद था। इनमें पाकिस्तानी आर्मी के आला अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, ज्यादातर सियासतदान और कारोबारी लोग और सोशल वर्कर तंजीमों के सरबराह शामिल थे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि भारत 1971 तक हमारे अंदर किस कदर एक्टिव था। नाज़रीन, अगर आप 1971 की तारीख से पूरी तरह वाकिफ है तो आपको इल्म होगा, यूं ही पाक भारत जंग का आगाज हुआ तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में कारोबारी और सन्नत से एहतजाज और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी। आपको ये भी इल्म होगा कि भारत ने फजाई हमलों में सबसे पहले पाकिस्तान के चकवाल और शोरकोट की खुफिया हवाई
اڈے تباہ کیے تھے، حالانکہ ان کا علم صرف آرمی کے لوگوں کو تھا۔ اسی طرح ہماری آبدوز غازی کی ایگزیکٹ لوکیشن اس وقت لیک ہوئی اور جنگ کے دوسرے ہی دن ہم اپنی بڑی بحری طاقت غازی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس طرح ہمارا خیبر بحری بیڑا جنگ کے 7 منٹ بعد ہی 700 قابل نوجوانوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تاریخ کی دھول ہو گیا۔ پاک فوج کے ایمونیشن ٹیمپو جہاں جہاں پر موجود تھے، بھارت کے میزائل این اسی جگہ پر 1971 کی جنگ میں آ کر لگے تھے۔ یعنی 1971 کی جنگ میں مغربی پاکستان بھارت کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ کنٹری بن چکا تھا۔ سید سلیم عباس تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ 1971 کی جنگ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب کراچی کے اوپر بھارتی طیارے منڈلا رہے تھے اور ہم بے بسی سے اس تذلیل آمیز منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہ دن اور 1971 کی شکست جن پاکستانی غداروں اور بھارتی جاسوسوں کی وجہ سے ممکن ہوئی، ان کی مکمل بھارتی تصدیق شدہ لسٹ سید سلیم عباس کے ہاتھ میں تھی، جو جب پاکستان پہنچی تو سیاستدانوں کے علاوہ ISI نے ایک ایک شخص کو چن چن کر مارا، جبکہ غدار سیاستدانوں کے ساتھ ایجنسیز نے جو کچھ کیا وہ چن کر مارنے سے کئی زیادہ بھیانک تھا۔ اب ناظرین، بھارتی ایٹم بم کی مکمل انفارمیشن فائل جب سید سلیم عباس نے حاصل کی تو اس وقت تک تقریباً بھارت ایٹمی مشن مکمل کر چکا تھا۔ یوں فائلز میں ڈیٹا وائز بتایا گیا تھا کہ کس دن کتنا یورینیم کہاں سے کہاں تک پہنچایا گیا، کون کون سے بھارتی آفیسرز اس خفیہ پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے۔ یہ ناظرین ڈیٹیل اتنی گہری تھی کہ اس پروجیکٹ میں کتنے لوگ تابکاری لہروں سے متاثر ہوئے، انہیں کون کون سی بیماریاں ہوئی، یہ تمام ڈیٹا سید سلیم عباس پاکستانی جاواز ملک و ملت کے فخر غزنوی کے بیٹے نے حاصل کر لیا اور فائل لاہور بھیج دی۔ معزز خواتین و حضرات، جب یہ ڈیٹا اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے رکھا گیا تو ایک بار ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انہوں نے 2 بار پوچھا کہ کیا یہ ڈیٹا واقعی اوریجنل ہے، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اتنے حساس پروجیکٹ کی فائلز جو خفیہ خانوں میں پڑی ہوتی ہے کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ لے ہوئے۔ ان فائل کو لے کر بھٹو صاحب نے پوری دنیا کو بھارت کے عزائم سے آگاہ کیا اور ثبوت کے طور پر وہ فائلز دکھائی اور ساتھ ہی کہا پاکستان گھاس کھا لے گا لیکن اب ایٹمی طاقت ضرور بنے گا۔ ناظرین، اب ہمیں معلوم ہے کہ بھارت کے پہلے ایٹم بم کی طاقت 30 کلو ٹن TNT تھی اور 1974 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو لاہور یا کراچی نہیں لرزا تھا۔ مجبوراً انہوں نے 1998 میں دوبارہ 5 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان نے جب 28 مئی 1998 میں بھارت کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ طاقتور یعنی 5 کلو ٹن TNT ایٹم بم چھوڑا، دلی ممبئی تک زلزلے محسوس کیے گئے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ پاکستانی سائرن سید سلیم عباس کے ذریعے ملنے والی بھارتی ایٹمی پروگرام کی فائل سے بھارت کے ایٹمی پروگرام کی طاقت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے بھارت سے زیادہ پائیدار اور جنگجو ایٹم بم بنا ڈالا۔ ناظرین، اگر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر کو موصل پاکستان کے تعارف سے جانتے ہیں تو آپ کو سید سلیم عباس کو بھی شیر پاکستان کی تعارف سے یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو کا ٹائم اوور ہو چکا ہے، لہذا سید سلیم عباس نے کس طرح بھارتی خفیہ ہوائی اڈا تباہ کیا، گورکھپور والا، یہ سنسنی خیز داستان آج ہم رہنے دیتے ہیں۔ اگلی کچھ ویڈیوز میں ہم سائنٹیفک کام کرنے کے بعد اسی ٹاپک کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے، لیکن اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے تو سید سلیم عباس کی 2 کتابیں قاضی اور جاواز جو انہوں نے نوجوانوں کے لیے ناول کی صورت میں لکھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی لائف سٹوری پر 1-2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یا پھر آپ یہ دونوں کتابیں روکسن چینل پر سن سکتے ہیں۔ اور میرے خیال سے آپ یہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ سنیں، کیونکہ آواز کا جادو اور بیک گراؤنڈ میوزک آپ کو پڑھنے سے زیادہ سننے میں اصل کے قریب ترین تخیل فراہم کرے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہمارے پیارے پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔